ये मित्रों, आज हम लोग फंक्शंस के फर्दर और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे किसी वेरिएबल को पास किया जाता है किसी फंक्शन में, तो वो चेंज हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद यील्ड एक स्टेटमेंट होता है पाइथन में, और उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि किसी पाइथन के फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को पास करने के संबंध में क्या क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। तो चलते हैं, जैसे ये एक फंक्शन है div चेंजर नाम से। दो पैरामीटर हो रहे हैं, जो भी पैरामीटर a और b के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर a = 2 हम कर दे रहे हैं। इसका मतलब अगर फंक्शन के अंदर असाइनमेंट है a = 2 कर रहे हैं, तो ये जो a है ये दूसरा है, ये दूसरा वेरिएबल हो जाता है, ये चेंजर का लोकल वेरिएबल हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसका इस a पर असर नहीं हो, जो है जो पास हुआ है या यहाँ से जो पास हो रहा है, x = 1 को यहाँ से पास किया जा रहा है चेंजर में। जैसे x = 1 है, ग्लोबल स्कोप में L एक लिस्ट है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। अब हम यहाँ पर चेंजर को कॉल कर रहे हैं जिसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। एक तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर तो इम्यूटेबल होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और एक लिस्ट पास हो रही है। अब जब यहाँ पर कॉल हो रहा है, जब a और b इंटीजर और लिस्ट आएंगे यहाँ पर, फंक्शन के अंदर हम चूंकि a को असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसका x से कोई मतलब नहीं है, तो x इससे चेंज नहीं होगा। दूसरा हम काम कर रहे हैं b जो कि एक लिस्ट है, ये जो पास हो रहा है l, वो यहाँ b के रूप में जाएगा, और यहाँ पर b लिस्ट का 0 एलिमेंट को हम असाइन कर दे रहे हैं मिल्क स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, लिस्ट चूंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब इन प्लेस असाइनमेंट, जैसे किसी एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो अभी लिस्ट में 1 और 2 पास हुआ, दो एलिमेंट। अब यहाँ पर जो पास हुआ है उसके 0 एलिमेंट को हमने मिल्क कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो है 0 एलिमेंट पर मिल्क आएगा, और दूसरे पोजीशन पर ये 2 आ जाएगा जैसा पहले था। तो कॉल करते हैं, देखते हैं कि अब ये चेंजर में x और l पास किया, तो देखते हैं x और l को प्रिंट कराकर कि ओरिजिनल जो पास किया था उस पर क्या असर पड़ा। इसका आउटपुट इसको रन कराते हैं, तो देखिए ये x की जगह पर एक x और एक, एक्चुअली x का माइल लिखने का मतलब ये एक टुपल है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट होकर क्या आया, x की जगह पर 1 आया। तो चूंकि 1 जो है इंटीजर है, ये दो प्रिमिटिव वेरिएबल जो होते हैं पाइथन में वो चेंज नहीं होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इसीलिए 1 रह गया। लेकिन जो दूसरा l है, उसका जो पहला एलिमेंट है 0 इंडेक्स पर, वो मिल्क हो गया है। तो मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट और डिक्शनरी, इन सबको अगर पास करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी एलिमेंट को फंक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो जाएगी। एक और इसी से मिलता जुलता हम देखते हैं, ये फंक्शन, ये मल्टीपल है और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं एक्स वाई। यहाँ भी असाइनमेंट हो रहा है, x = 2 और y = 3 4 की लिस्ट हम असाइनमेंट करें, कंप्लीट लिस्ट असाइन हो जा रही है। अब x = 1 है और l = 1, 2 लिस्ट है दो एलिमेंट वाली। यहाँ पर मल्टीपल हमने कॉल किया, एक्सएल पास किया। x की जगह पर यहाँ तो 1 आएगा और y की जगह पर लिस्ट आएगी 1 2 वाली। लेकिन फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट ये असाइनमेंट हैं, ये इन प्लेस चेंज नहीं है लिस्ट का। ये टोटल एक, ये क्या करेगा कि x एक लोकल वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, इसको 2 रखेगा, और y भी एक लोकल लिस्ट है
जिसको 3 और 4 लगेगा। इसमें हम y के अंदर के एलिमेंट को नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसे कि पहले किया था। ये फंक्शन के अंदर असाइनमेंट है, तो ये एक नया y है, इसका ओरिजिनल जो पास किया था l उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अब से हमने यहाँ पर मल्टीपल वही फंक्शन कॉल किया, x और l पास किया, और x और l के टुपल को अगर प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ओरिजिनल l जो है x तो चेंज नहीं होगा, l भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए कि l जो y के रूप में जा रहा है यहाँ पर, जा तो रहा है, लेकिन y इक्वल टू 3,4 लिखने का मतलब कंप्लीट y को हम असाइन कर रहे हैं दूसरी लिस्ट से। तो ये जो y है ये लोकल लिस्ट है, इसका ओरिजिनल l पर असर नहीं पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हम ऐसे करने से तो नहीं लिस्ट चेंज होगी, लेकिन और भी तरीके हैं अभी हम बता रहे हैं कि जिससे वो चेंज नहीं होगा। इसका एक और वही फंक्शन मल्टीपल एक्स वाई पास है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3,4 और रिटर्न कर रहा है एक्स वाई। तो अभी यहाँ पर वही हम मल्टीपल कॉल कर रहे हैं, एक्स और एल 1 और 1,2 दो वैल्यू पास कर रहे हैं, कॉल होगा, लेकिन ये फिर वही लोकल हैं, लोकल असाइनमेंट है। ये दूसरा इंटीजर है एक्स, और वाई दूसरी लिस्ट है, लोकल लिस्ट है, ओरिजिनल से कोई मतलब। अब रिटर्न कर रहे हैं एक्स कामा वाई, तो ये लोकल वाले ही रिटर्न हो रहे हैं, मतलब इंटीजर में 2 और लिस्ट में 3 और 4 एलिमेंट वाली लिस्ट। तो यहाँ पर मल्टीपल जैसे कॉल किया, एक्सएल पास किया, तो यहाँ पर रिटर्न तो हो रहा है ये वाली एक्स इक्वल टू 2 और वाई की जगह 3,4। तो एक टुपल रिटर्न हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स कामा वाई रिटर्न करने का मतलब एक टुपल रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कैपिटल एक्स हो जाएगा जो 2 और कैपिटल एल हो जाएगा 3,4, क्योंकि ये लोकल वाले ही रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से, तो रिटर्न वैल्यू यहाँ आएगी। तो इसको अगर हम रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो रिटर्न हो रहा है, देखिए वही रिटर्न हो रहा है, 2 और 3,4 लोकल वाले ही रिटर्न हो रहे हैं, और ओरिजिनल चेंज नहीं हुआ है। एक और तरीका है कि अगर हम भेजें लिस्ट को किसी फंक्शन में भेजें और चाहते हैं कि चेंज ना हो, तो उसको टुपल में कन्वर्ट कर लें। दो तरीका है, एक तो या तो उस जो भेजने वाली लिस्ट है उसकी कॉपी पास करें, और तो वो ओरिजिनल लिस्ट नहीं चेंज होगा। दूसरा तरीका है कि उसको जो टुपल टाइप का जो कि इम्यूटेबल होता है उसमें कन्वर्ट कर दें, तो टुपल नहीं चेंज होगा, ओरिजिनल लिस्ट भी चेंज नहीं होगी। ये फंक्शन देखिए, जैसे फंक्शन ये है ए बी दो पास हो रहे हैं, इसमें हमने ए इक्वल टू 2, ये तो जनरल असाइनमेंट है, ये दूसरा ए है लोकल है, बी 0, बी जो पास हो रहा है लिस्ट या जो भी चीज़ है, इसका 0 इंडेक्स पर जो है हम मिल्क वही रख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 लिस्ट में 1 2 है, चेंजर कॉल किया, वही यहाँ पर तो एक्स पास किया मतलब 1 पास किया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमने LST1 जो ये था जिसमें 1 और 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, इसको हमने स्लाइसिंग करके यूज़ कर लिया और सारा कॉपी कर लिया। मतलब एम्प्टी स्लाइस मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर केवल कॉलन हो, इसका मतलब कॉलन के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, और कॉलन के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब गो अप टू लास्ट एलिमेंट। तो हमने ऐसे एम्प्टी अगर स्लाइस करते हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी ये LST1 जो है ना ये कॉपी हो जाएगी। तो वही हम कॉपी पास कर रहे हैं, इस LST1 का हम यहाँ पर LST1 को नहीं पास कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर दे रहे हैं स्लाइसिंग करके। तो कॉपी पास हो रही है तो LST1 पर कोई असर नहीं आएगा। फिर अब चेंजर में जाएगा यहाँ पर ए बी में, अब देखिए यहाँ पर बी 0 एलिमेंट पर मिल्क रख रहा है, जबकि पहले 0 एलिमेंट पर 1 था ओरिजिनल में। लेकिन चूंकि ये LST1 स्लाइस करके कॉपी करके पास कर रहे हैं, तो ओरिजिनल लिस्ट LST1 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसका अगर हम प्रिंट कराएंगे एक्स और LST1, देखिए ये जो है ये वही प्रिंट हुआ, मतलब कि एक्स की जगह पर 1
और LST1 की जगह 1,2 मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही आ रही है, क्योंकि कॉपी पास किया है इसलिए ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। एक और काम करके हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टुपल चूंकि इम्यूटेबल होता है, तो अगर टुपल बनाकर पास करते हैं और फंक्शन के अंदर जैसे ये है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, मान लीजिए ये हम इसको अनकमेंट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लिस्ट LST2 बना रहे हैं और 3,4 दो एलिमेंट हैं और वही चेंजर फंक्शन कॉल किया। इसमें टुपल जो है LST2 को हमने टुपल से टाइप कास्ट कर दिया, मतलब ये टुपल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस टुपल को पास कर रहे हैं चेंजर फंक्शन में। यहाँ देखिए चेंजर फंक्शन में b की जगह पर आएगा टुपल। अब यहाँ पर B0 हम कर दे रहे हैं मिल। अब टुपल पास कर रहे हैं और टुपल का जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पर उसमें मिल्क रख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टुपल जो है इम्यूटेबल होता है, तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा। देखिए अगर रन कराते हैं इस सेल को, देखिए ये एक्सेप्शन आ गया, ये टाइप एरर, मतलब टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट मतलब टुपल के अंदर के एक आइटम को असाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ये टुपल पास हो रहा है, LST2 को जो है हमने टुपल में कन्वर्ट किया और वही पास कर दिया यहाँ पर। देखिए टुपल अब इस फंक्शन के अंदर हम b के रूप में आएगा और 0 एलिमेंट पर असाइन कर दे रहे हैं मिल को, तो ये क्योंकि टुपल इम्यूटेबल होता है तो ये परमिसिबल नहीं है, इसलिए ये एरर आई है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि टुपल वगैरह पास कर रहे हैं तो उसके फंक्शन के अंदर असाइनमेंट नहीं करना है, क्योंकि टुपल चेंज नहीं होता है। तो ये तो हो गया, मतलब जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं किसी फंक्शन में, उसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरा एक पाइथन में यूज होता है स्टेटमेंट यील्ड। यील्ड क्या करता है कि टाइम से मतलब एक एक करके कुछ एलिमेंट को रिटर्न करता है, फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वहाँ पर रिटर्न करता है। ये एज ए जनरेटर की तरह से काम करता है, जिसे आइटम का जनरेटर। डिजाइन टू प्रोड्यूस एंड रिटर्न कॉलर, मतलब जो जहाँ से कॉल होगा ए सीरीज ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम के साथ। देखिए यील्ड सेंड्स ए रिजल्ट ऑब्जेक्ट बैक टू द कॉलर बट रिमेंबर्स वेयर इट लेफ्ट ऑफ। जैसे मान लीजिए कितने एलिमेंट वापस भेज रहा है, फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, वो याद रखता है यील्ड स्टेटमेंट कि अभी तक कितना भेजा, तो किसको भेजना है, ताकि उसको पता रहे। तो यील्ड का यूज जो है पाइथन में एज ए जनरेटर की तरह से हो जाता है, जो टाइम के हिसाब। अब जैसे ये स्टेटमेंट, जैसे ये एक डिफ फंक्शन है, स्क्वायर्स है, इसमें एक पास हो रहा है, एक पैरामीटर x की जगह पर आएगा। इसके अंदर एक लूप है, फॉर i इन रेंज x यील्ड i टू द पावर 2। डबल एस्ट्रिक का मतलब कि पावर ऑपरेटर, मतलब i टू द पावर 2 ये यील्ड करेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर i जो है तो हम रेंज फंक्शन से ले रहे हैं, फॉर लूप के अंदर है, पहले i मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो जैसे जैसे i चेंज होगा i टू द पावर 2 भी चेंज होगा, वैसे वैसे ये यील्ड जो है यील्ड करेगा। यील्ड मतलब जहाँ से कॉल हुआ है ये स्क्वायर्स फंक्शन, वहाँ भेजो, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी। तो पहले 0 टू द पावर 2 आएगा, फिर 1 टू द पावर 2। अब रेंज चूंकि अब देखिए हम कॉल कर रहे हैं स्क्वायर्स को, 5 पास कर रहे हैं, एक्स की जगह पर 5 आया, लूप में आएगा, फिर आई इन रेंज 5। रेंज 5 मतलब 0 टू 4 जाएगा ये, तो पहली बार 0 आएगा आई की जगह पर, फिर 1। तो पहली बार जो यील्ड करेगा 0 टू द पावर 2 मतलब 0, फिर दूसरी बार 1 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 2, अप टू लास्ट में 4 टू द पावर 2। अब ये सारी वैल्यू एक एक करके यहाँ आएंगी और कलेक्ट होंगी इस SQ में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, SQ में जो आ रही हैं जो वैल्यूज आइटरेबल आइटम का, उसको लिस्ट में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यील्ड जो रिटर्न करता है, सारी वैल्यू जो आती हैं तो ये कलेक्ट होती हैं एक यहाँ पर, मतलब एक सीक्वेंस के रूप में।
जिनको एक एक करके आइटरेट किया जा सकता है। अब ये SQ में स्टोर कर लिया, अब इसी को हम लिस्ट में लिस्ट बना दिए, टाइप कास्ट कर दिए, तो स्क्वायर्ड एक लिस्ट हो गया। प्रिंट करेंगे स्क्वायर्ड, देखिए क्या आएगा, ये आ गया आउटपुट। तो ये जो है वही है जो टाइम से एक एक करके रिटर्न हुआ है यील्ड के द्वारा। तो यील्ड स्टेटमेंट एक एक वैल्यू को रिटर्न करता है, जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पर रिटर्न करता है, और याद रखता है कि अभी तक कितना रिटर्न किया है, कितना बाकी है। इस एक और एग्जांपल है, ये यील्ड का डिफ जेन है, 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब ये चेक कर रहा है व्हाइल लूप कि पहला वाला m इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी तब तक ये लूप चलेगा। अब रिटर्न कर रहा है m, मतलब छोटा वाला, और m को एक बढ़ाता जा रहा है, m प्लस इक्वल टू 1। देखिए कॉल कर रहे हैं, क्या होगा इसमें, जेन कॉल किया 5, 10, 5 की जगह पर m की जगह पर 5 आएगा और n की जगह पर 10 आएगा। ये चेक करेगा, पहली बार 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, यील्ड करेगा m, मतलब 5 यील्ड करेगा। फिर यहाँ पर 5 को एक बढ़ा देगा, 6 कर देगा। फिर वाइल लूप में यहाँ जाएगा, 6 भी लेस देन 10 है तो यील्ड करेगा 6, 6 को एक बढ़ा देगा, 7 कर देगा। फिर यहाँ जाएगा, तो ये बार बार करेगा, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 10 पास हुई है यहाँ पर। तो लास्ट में जब m 10 हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा और यील्ड करेगा 10, और 10 को बढ़ा देगा, 11 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा m अगर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब एग्जिट कर जाएगा इस लूप से। तो फंक्शन से भी एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट है वाइल का लूप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये रिटर्न करेगा। ये वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया यहाँ पर, ये आइटरेबल है ऑब्जेक्ट, एक एक आइटम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया, फॉर आई इन ओबीजे में सारे एलिमेंट आए हैं। अब पाइथन में एक और चीज़ है कि कंपाउंड स्टेटमेंट अगर लिखना हो, मतलब कई स्टेटमेंट रखने हो, तो कॉलन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट यूज़ करना है, जैसे फॉर लूप में, तो कॉलन के जस्ट बाद भी हम रख सकते हैं इसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर लूप में अगली लाइन में लिखें। कॉलन लगाकर अगर एक स्टेटमेंट लिखना हो तो फॉर लूप के जस्ट बाद भी लिख सकते हैं हम, कॉलन के बाद एक स्टेटमेंट। तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जे में से एक एक आइटम निकाल करके और वही प्रिंट कर दे रहा है। देखिए इसको रन कराएंगे तो वही जो इस सेल को रन कराने पर यही जो है, अब इसने जो है ये यील्ड किया स्टेटमेंट, लेकिन समय एक एक करके यील्ड किया, एक एक बार में नहीं किया। ध्यान दीजिए, m की जगह पर एक एक वैल्यू आ रही है धीरे धीरे, और चेक कर रहा है और यील्ड कर रहा है, फिर बढ़ा रहा है। तो यील्ड करके ये आता है यहाँ पर, और ओबीजे में कलेक्ट हुआ, फॉर लूप लगाकर हमने प्रिंट कर लिया इसकी वैल्यू को। और अभी हम आएंगे रिकर्सिव फंक्शन पर। रिकर्सिव फंक्शंस जो होते हैं वो, उनमें क्या होता है कि वो फंक्शन ही अपने को कॉल करता है, बार बार कॉल करता है। लेकिन कोई फंक्शन कब तक कॉल करेगा, एक लिमिट रखना पड़ेगा। वही तो, एक शुरू में ही एक हम लिमिट दे देते हैं कि मतलब अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फंक्शन से फाइनली बाहर चले आओ। उसके पहले तक वो अपने को बार बार कॉल करता है और पैरामीटर में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है हर समय। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये एक एग्जांपल है रिकर्सिव फंक्शन का, ये है। अब इसमें जो है हम ये देखेंगे, माई सम फंक्शन है, इसमें एक कोई एल पैरामीटर है। इफ नॉट एल, नॉट एल मतलब कि अगर मान लीजिए लिस्ट है एल या टुपल है, तो अगर नॉट एल तब ट्रू होगा जब लिस्ट एम्प्टी होगा। लेकिन लिस्ट में कोई भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट है, तो ये नॉट एल फॉल्स हो जाएगा। मतलब एल्स अगर फॉल्स है, मतलब एम्प्टी है, तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा, तब रिटर्न कर देगा, और 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। लेकिन मान लीजिए अभी ये फॉल्स नहीं है, लिस्ट में कुछ वैल्यू है,
तो ये ट्रू है तो नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये रिटर्न नहीं होगा। फिर ये एल्स पर जाएगा, क्या रिटर्न करेगा, L0 लिस्ट का पहला एलिमेंट और प्लस उसमें जोड़ेगा, यहाँ पर वही फंक्शन अपना ही माई सम कॉल किया और लिस्ट को स्लाइस कर दिया। देखिए ये L1 कॉलन 0 का मतलब लिस्ट में से 1 इंडेक्स वाले को उठाएगा और अप टू लास्ट तक जाएगा। तो उसी लिस्ट में से L0 जो पहला एलिमेंट है L0 इंडेक्स पर, उसको लेगा, उसमें जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, माई सम कॉल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जोड़ेगा। लेकिन जो पास करेगा L10 मतलब कि दूसरे एलिमेंट से लेकर लास्ट तक ये पास करेगा। तो हर बार यही काम करेगा, पहला निकालेगा, उसमें जोड़ेगा जो रिटर्न वैल्यू है यहाँ पर। अब और कॉल करने के बाद पहले ही बार चेक कर दे रहा है, अगर लिस्ट खाली हो गई तो 0 रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं माई सम, एक लिस्ट पास कर रहे हैं जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा कि यहाँ पर L में जाएगा लिस्ट, ये एलिमेंट है तो नहीं होगा, अब रिटर्न करेगा पहला एलिमेंट, मतलब 1 रिटर्न करेगा, 1 प्लस माई सम कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू आए। तो अभी क्या माई सम में L और पास कर रहा है L1 कॉलन में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि दूसरे एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट, मतलब पहले को छोड़कर सारा पास करेगा। तो बाकी एलिमेंट फिर यहाँ L की जगह पर आएंगे, अभी भी खाली नहीं है तो फिर यहाँ पर रिटर्न होगा। अब जो पास हुआ है L दूसरी बार, उसका जो L0 जो हो जाएगा पहला एलिमेंट, वो एक्चुअली ओरिजिनल लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा। तो दूसरा एलिमेंट में फिर पास कर रहे हैं हम 1 इंडेक्स के बाद। तो अब इसमें एक्चुअली ये तीसरा एलिमेंट और उसके बाद के सारे एलिमेंट वो पास हो रहे हैं जो यहाँ पर जाएंगे। तो हर बार यही होगा, लिस्ट को कम कम करके पास किया जाएगा और हर बार पहले एलिमेंट को अलग किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। करते करते एक्चुअली इसको हम ये बताएं, यहाँ पर जो है अगर देखिए ये ओरिजिनल लिस्ट है, L बराबर ये है 1 2 3 4 5। अब इसमें पास हो रहा है तो सबसे पहले तो रिटर्न किया, ऐसे कर रहा है वो L0 0 एलिमेंट पर प्लस L जो है लिस्ट में, और इसमें जो है 1 के बाद कॉलन लगा करके ऐसे ये रिटर्न कर रहा है। देखिए ये तो पहला एलिमेंट है और ये जो है दूसरे एलिमेंट के बाद सारी चीज़ें। तो पहली बार अगर जाएंगे तो L0 की जगह पर 1 होगा, 1 प्लस सारे एलिमेंट, मतलब ये पूरा पास होगा 2 3 4 5 ये। अब 2 3 4 5 जब फंक्शन में जाएगा तो अभी खाली तो नहीं है, तो उसके बाद इस जो है इस लिस्ट में पहला एलिमेंट तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस पहली बार देखिए 1 प्लस फंक्शन जो भी है सम फंक्शन कॉल, दूसरी बार आएगा तो जो रिटर्न होगा, अब ये सम कॉल की जगह पर क्या जाएगा 2 प्लस, अब तीसरी बार जाएगा तो 3 प्लस, देखिए यहाँ कर दें मतलब 3 प्लस चौथी बार 4, लास्ट में 5। तो फाइनली जब 5 हो जाएगा तो ये लिस्ट जो है खाली हो जाएगी। अब उसमें L जो है, क्योंकि पांचों एलिमेंट लेने के बाद जो है, और जब ये यूज करेंगे L10, L चूंकि खाली है तो कुछ बचेगा ही नहीं, और जो हम कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्टी का कर रहे हैं वो एम्प्टी हो जाएगा। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़कर फाइनल रिटर्न होगा ये। एक बार और बता दें, पहली बार रिटर्न होगा L0 पहला एलिमेंट मतलब 1 प्लस कॉल करने के बाद जो भी आए, कॉल करने यहाँ जाएगा, अभी खाली नहीं है, फिर रिटर्न करेगा ये L0, लेकिन अब L0 दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, मतलब 1 + 2 प्लस कॉल करने के बाद जो भर, अब 3 4 5 पास होंगे, 3 4 5 पास होंगे तो अभी फिर ये रिटर्न करेगा
यहाँ पर आएगा 3 प्लस, फिर 4 5 पास होंगे, फिर यहाँ पर रिटर्न जो है 4 प्लस। तो ये बार बार जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेगा। लास्ट में जब 5 बचेगा, एक एलिमेंट बचेगा, तो L0 ले लेगा, प्लस इसमें जो ये जाएगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, पांचों ले लिया, तो L जो है खाली हो जाएगा। तो लास्ट में रिटर्न करेगा 0, मतलब लास्ट में +0 कर देगा। तो एक्चुअली ये पांचों को जोड़कर और वही जो आएगा वही रिटर्न करेगा। रन कराते हैं, देखिए ये सम इज इक्वल टू 15। तो ये है मेनली ये है कि रिकर्सिव फंक्शन अपने को बार बार कॉल करते हैं, जैसे ये हुआ, और जो ये कॉल कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न स्टेटमेंट में कॉल कर रहा है, और उसके पहले कुछ यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर इसको थोड़ा सा स्लाइस करके वैल्यू पास कर रहा है, बार बार चेक कर रहा है, और फाइनल रिटर्न का ये है। देखिए यहाँ पर जो फाइनल रिटर्न इसलिए है कि रिटर्न 0 वैल्यू, तो ये फाइनल रिटर्न हो गया। यहाँ पर जो रिटर्न है वो पहला एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया, उसमें जोड़ा, क्या जोड़ा कि फिर से माई सम कॉल होगा, तो ये फाइनल रिटर्न नहीं है, क्योंकि फिर से फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन का जो भी वैल्यू आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो यहाँ रख रहे हैं, तो फाइनली रिटर्न जो है 0 हो जाएगा। तो हर बार जो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो ये इस तरह से कॉल होता है। एक और लेते हैं हम रिकर्सिव का एग्जांपल, थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए। जैसे ये डिफ माई सम, वही माई सम है, लिस्ट पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कामा स्टार रेस्ट इक्वल टू L, इसका मतलब कि लिस्ट, मान लीजिए लिस्ट पास हो रही है, लिस्ट को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस टुपल को, मतलब कि फर्स्ट जो लिखा है इसकी जगह पर उस लिस्ट का पहला एलिमेंट आएगा, और स्टार रेस्ट मतलब कि पहले को छोड़कर बाकी सब सारे एलिमेंट रेस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, देखिए उसी ऊपर वाले फंक्शन में जो 3-4 लाइन में था, हम एक लाइन में वही काम कर दिए हैं। रिटर्न क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। रिटर्न करो फर्स्ट, जो L0 कर रहा था ऊपर यहाँ पर, देखिए जो L0 यहाँ पर रिटर्न कर रहा था, वही यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट, ये चूंकि जो पास हुई है लिस्ट, उसमें यहीं छांट लिए, पहला एलिमेंट L0 की जगह पर आ गया, बाकी सब रेस्ट में ले लिया। अब रिटर्न कर रहे हैं, देखिए वही फर्स्ट, मतलब L0 की जगह पर। इफ नॉट रेस्ट, मतलब कि रेस्ट में अगर कुछ बचा नहीं है, तो पहला एलिमेंट रिटर्न करो। एल्स फर्स्ट प्लस माई सम, तो ये जो है ये ऐसे रन करेगा कि जैसे मान लीजिए हमने ये ड्राई रन करवा के देख लेते हैं। माई सम कॉल किया, 1 2 3 4 5, वही वैल्यू हमने पास कर दिया। पहली बार L में जाएगा, अब L में फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट हो जाएगा 1, और स्टार रेस्ट में एक पार्शियल लिस्ट हो जाएगी 2 3 4 5 वाली। अब रिटर्न कर रहा है फर्स्ट इफ नॉट रेस्ट, मतलब नॉट रेस्ट मतलब कि बाकी सब में अगर कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सब में तो है 2 3 4 5 है अभी रेस्ट में, तो फर्स्ट नहीं रिटर्न होगा। जो ये लिखा है ना, ये रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है कि फर्स्ट को रिटर्न कर दो इफ नॉट रेस्ट। नॉट रेस्ट मतलब रेस्ट में अगर कुछ नहीं है तो, लेकिन रेस्ट में तो है, तो फर्स्ट नहीं रिटर्न होगा, तो एल्स पर जाएगा। एल्स रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो कि फर्स्ट प्लस माई सम को कॉल करो, उसमें रेस्ट पास कर दो, तो वही L0 प्लस माई सम और बाकी एलिमेंट पास करने वाली स्लाइस का उसी तरह का व्यवहार ही है। तो मतलब L फर्स्ट को रिटर्न करो और फिर उसमें जोड़ो, माई सम को फिर से कॉल करो और बाकी जितने हैं उसमें पास करो। तो हर बार यहाँ पर जाएगा, फंक्शन कॉल करेगा और पहले को और बाकी सबको लेगा, और यहाँ पर जो है सबको जो है फर्स्ट रिटर्न करेगा अगर रेस्ट में कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर जो है एल्स फिर से बार बार पास करेगा। लेकिन लास्ट में क्या होगा, मान लीजिए लास्ट में जो है, मान लीजिए एक एलिमेंट बचा, 5 बचा, तब क्या होगा, यहाँ पर 5 प्लस माई सम रेस्ट में,
तो उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं रेस्ट में। तो यहाँ पर जो है ये जो है इफ इज नॉट है, तो ये जो इफ नॉट रेस्ट, रेस्ट चूंकि एम्प्टी हो जाएगी तो नॉट रेस्ट एम्प्टी मतलब फॉल्स, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट रिटर्न करो। फर्स्ट मतलब कि यहाँ पर 5 आएगा और स्टार रेस्ट में तो कुछ रहेगा ही नहीं लास्ट में, तो लास्ट में 5 को रिटर्न करेगा। और जब ये रिटर्न कर देगा तो एल्स वाला ब्लॉक नहीं होगा, मतलब अब फंक्शन का कॉल नहीं होगा। इसीलिए ये लास्ट में 5 को करेगा। और ये जो है ऐसे ऐसे करके इसको अगर हम करते हैं तो अब चूंकि एक्सप्रेशन में फर्स्ट में जोड़ रहे हैं कॉलर को, तो वही ऊपर वाला काम होगा, सबको सबका जोड़ रिटर्न होगा। रन कराएंगे तो देखिए फिर 15 ही। इस तरह से अनदर एक एग्जांपल है फैक्टोरियल का, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे फैक्टोरियल हमने डिफाइन किया, कोई नंबर पास किया, अब चेक किया इफ n इक्वल टू 0, मतलब 0 हो गया क्या, 0 हो गया तो रिजल्ट 1 कर दो, रिजल्ट बराबर 1, और रिटर्न रिजल्ट को ही कर रहे हैं। लेकिन अगर 0 नहीं है, n में कुछ वैल्यू है, तो 1 मत रिटर्न करो, एल्स वाला करो, मतलब रिटर्न करो n इंटू फैक्टोरियल। जो काम हम प्लस के साथ कर रहे थे, ऊपर जोड़ रहे थे, वहीं हम एग्जैक्टली उसी तरह का काम मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। तो मान लीजिए n की कुछ वैल्यू है 5, 5 पास किया, यहाँ पर फंक्शन कॉल किया 5, तो n बराबर 0 तो है नहीं, तो ये नहीं होता, एल्स होगा। क्या होगा, रिजल्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब 4, मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4 रिटर्न होगा। तो अब फैक्टोरियल फिर कॉल किया, 4 पास किया, 4 पास किया, तो फिर यहाँ पर रिटर्न करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हर बार रिटर्न करेगा। लास्ट में मान लीजिए ये वजह 1 कर दिया, 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, लास्ट में मान लीजिए 1 रहेगा, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। और फैक्टोरियल कॉल करेगा तो n की जगह 0 हो जाएगा। इफ n बराबर 0 ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट बराबर 1, ये फाइनल रिटर्न हो गया। तो लास्ट में 1 रिटर्न करेगा। तो ये ऐसे ऐसे रन करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, मतलब ऐसे होगा इसका। करें, जैसे यहाँ पर 5 इंटू रिटर्न होगा, अब यहाँ पर क्या रहेगा 4 इंटू 5 इंटू, तो पहले से तो 4 इंटू 5 इंटू बाकी वाला, यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू बाकी वाला, मतलब यहाँ पर 4 3 2 1 है, यहाँ पर 3 2 1 है, फिर यहाँ जाएगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, फिर ये आ जाएगा जिसमें 2 2 1 पास होगा फैक्टोरियल में। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पर पास होगा केवल 2 2 इंटू, और यहाँ पर केवल 1 एलिमेंट पास होगा। लेकिन जब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो रिटर्न 1 कर देगा। तो लास्ट में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फाइनल रिटर्न हो जाएगा। तो इतनी बार ये कॉल होगा फंक्शन, 1 2 3 4 5 बार कॉल होगा, और फाइनल रिटर्न ये हो जाएगा। तो मतलब 5 का फैक्टोरियल रिटर्न होगा। पाइथन में एक और चीज़ है कि पाइथन में किसी भी फंक्शन को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन को कहीं स्टोर कर सकते हैं, एज ए पैरामीटर फंक्शन में पास कर सकते हैं, या लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, या उसका नाम बदल करके बदले हुए नाम से पास कर सकते हैं। फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे फंक्शंस कैन बी ट्रीटेड लाइक ए अदर वेरिएबल
allowing them to pass as arguments returned from other function, मतलब कि कोई फंक्शन किसी फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, वैल्यू को तो करता है, ये फंक्शन को भी कर लेगा, और स्टोर कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर जिसे लिस्ट में टुपल के रूप में। अब जिसे किसी फंक्शन को हमने फंक नाम से फंक्शन है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि अदर नेम इक्वल टू फंक, तो फंक वही नाम जो है अदर नेम को रिफर करेगा, मतलब अदर नेम फिर उसी फंक्शन को रिफर करने लगेगा। अब अदर नेम पर अगर ब्रैकेट लगाकर कॉल करते हैं तो फंक ही कॉल होगा। अभी देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहा जाता है और काफ़ी यूज होता है इसका पाइथन में। एक फंक्शन है डिफ, इको नाम से मैसेज पास हो रहा है, मैसेज को प्रिंट करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पर इको हमने कॉल किया, डायरेक्ट कॉल स्ट्रिंग पास किया तो जाएगा, प्रिंट कर देगा मैसेज, मतलब डायरेक्ट कॉल। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वही इको नाम जो फंक्शन का है वही नाम हम असाइन कर रहे हैं एक्स को, मतलब एक्स हो जाएगा इको। अब एक्स पर अगर हम ब्रैकेट लगाकर इनडायरेक्ट कॉल पास कर रहे हैं, इसका मतलब इको को ही हम कॉल कर रहे हैं। देखिए इसको रन कराते हैं हम तो ये जो है डायरेक्ट कॉल तो आया जो इको नाम से कॉल किया यहाँ पर, लेकिन उसी फंक्शन को के नाम को स्टोर कर लिया एक्स में और एक्स को कॉल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इनडायरेक्ट कॉल, तो जो प्रिंट हो रहा है इनडायरेक्ट कॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी कैन स्टोर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स इन ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट। जैसे यहाँ पर हमने एक फंक1 बनाया, 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, दोनों को जोड़ रहा है और सम रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन है फंक2 जिसमें 1 पैरामीटर पास हो रहा है और मैथ डॉट पाव एक्स टू द पावर 3, मतलब उस जो पैरामीटर एक्स पास हो रहा है उसका क्यूब रिटर्न कर दे रहा है। ये वाई को असाइन कर रहा है उसका क्यूब, और ये प्रिंट कर रहा है एक्स टू द पावर वाई, मतलब एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी, मतलब क्यूब की वैल्यू हो, और इस मैसेज के साथ रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न नहीं कर रहा है बल्कि केवल प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। ये दोनों फंक1 और फंक2 केवल प्रिंट कर रहे हैं। अब इस फंक्शन ये है फंक1 और फंक2 तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ देखिए एक एलएसटी हमने लिस्ट बनाया और स्टोर कर दिया फंक1 और फंक2, मतलब फंक्शन के नाम को हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस लिस्ट में हमने दोनों फंक्शन का नाम स्टोर कर दिया। अब कॉल भी ऐसे कर सकते हैं, जिसे LST0 क्या होगा, LST0 हो जाएगा ये फंक1 और LST1 हो जाएगा ये फंक2। तो इनको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, LST0 ये हो जाएगा फंक1 पर, फिर स्मॉल ब्रैकेट खोले 2 3 पास कर दिया, तो इससे जो है फंक1 पास होगा, क्योंकि फंक1 जो है LST0 है, 0 इंडेक्स पर लिस्ट में। और फिर ऐसे कर रहे हैं LST1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पर क्या है, LST1 इंडेक्स पर फंक2 है लिस्ट में। तो LST1 का, चूंकि LST में दोनों फंक्शन के नाम स्टोर कर रही है, तो LST1 इंडेक्स पर आएगा फंक2, एक्चुअली यहाँ की पर आ जाएगा फंक2। तो फंक2 फंक्शन, अब चूंकि ये स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन कॉलिंग के लिए किया जाता है, तो इसमें 2 पास कर रहे हैं, तो फंक2 कॉल होगा। तो इन दोनों में फंक1 और फंक2 पास होंगे, और फंक1 में ये 2 3 पास होगा और फंक2 में 2 पास होगा। इसको रन कराते हैं इस सेल को, देखिए ये सम इक्वल टू 5 पास हुआ। तो पहली बार LST0 मतलब कि फंक1 ने कॉल हुआ और 2 3 पास किया, 2 3 यहाँ गए फंक1 में और दोनों को जोड़ा, सम इक्वल टू 5 प्रिंट कर दिया। दूसरी बार जब LST1 यानी फंक2, इसमें 2 आया, तो फंक एक्स जब 2 आया तो मैथ डॉट पाव, मैथ लाइब्रेरी का जो पाव फंक्शन है वो पावर कैलकुलेट करता है। पहले पैरामीटर जिसे x है, x टू द पावर दूसरा पैरामीटर 3, मतलब 2 पास किए हैं तो 2 टू द पावर 3, मतलब ये 8 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो प्रिंट कर देगा यहाँ पर 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, ये रिटर्न कर दिया।
उसके अलावा पाइथन में एक फंक्शन है कि हम किसी फंक्शन को कंडीशनली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही फंक्शन के कई रूप हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई एक रूप उसका जो है डिफाइन हो, बाकी को वो हाइड कर दे, ना डिफाइन हो, और मतलब उसका यूज ना कर पाए। तो जैसे देखिए यहाँ पर, जिसे टेस्ट एक वेरिएबल है, नन से साइन किया। अब नन मतलब कि होता है पाइथन में फॉल्स। इफ टेस्ट, अब टेस्ट तो नन है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि ये मत करो। अगर इफ फॉल्स है तो ये मत, ये क्या है स्टेटमेंट? फंक्शन, फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफ फंक, जिसमें एक प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग टेस्ट इज ट्रू। तो अभी तो ये नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट नन फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, मतलब फंक डिफाइन नहीं होगा, फंक ये वाला फंक नहीं डिफाइन होगा। तो क्या होगा? एल्स, इफ अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। एल्स क्या होगा? ये डिफाइन हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो फंक के नाम से ये फंक्शन डिफाइन होगा और प्रिंट होगा टेस्ट इज फॉल्स। ठीक है, तो अब इतना क्या करेगा, इतना स्टेटमेंट क्या करेगा? सिंपली एक डिफ फंक प्रिंट टेस्ट इज फॉल्स नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर देगा, और यहाँ पर फंक को हम कॉल कर रहे हैं उसी को, तो वो सिंपली पेस्ट कर देगा। देखिए टेस्ट इज फॉल्स प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि हमने फंक को कंडीशनली डिफाइन किया है, ये फंक कुछ और कर रहा है, ये फंक कुछ और कर रहा है, लेकिन कौन सा डिफाइन हो, यहाँ पर इफ हमने लगा करके टेस्ट कर लिया। तो कंडीशनली हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और जो डिफाइंड होगा उसी का यूज कर पाएंगे, जो डिफाइन नहीं है उसका नहीं यूज कर पाएंगे। अब फंक्शन को देखिए, हमने एक एक इको फंक्शन है, एक मैसेज कोई पास हो रहा है, स्ट्रिंग मान लीजिए पास हो गई, तो प्रिंट उसी मैसेज को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। एक हमने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल को इनिशियलाइज किया एक लिस्ट से। देखिए ये लिस्ट है, इस लिस्ट में दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट एक टुपल है, जिसमें जो पहला टुपल है और उस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट भी एक टुपल है। इन दोनों एलिमेंट में, मतलब टुपल के का जो पहला एलिमेंट है वो इको है। इको क्या है? इसी फंक्शन का नाम। इसी किसी फंक्शन का नाम हम यहाँ टुपल में स्टोर कर लिए। इस टुपल का दूसरा पैरामीटर में है स्वीट की स्ट्रिंग, और ये वाली टुपल में भी पहला एलिमेंट फंक्शन का नाम है और दूसरा एलिमेंट है ये स्ट्रिंग मिल्क। इन दोनों टुपल को हमने शेड्यूल में स्टोर कर दिया, शेड्यूल वाली लिस्ट में। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर इतना इन शेड्यूल। शेड्यूल में तो ये लिस्ट आ जाएगी जिसमें दो टुपल होंगे, और यहाँ पर क्या आएगा? इन के पहले इनमें भी एक टुपल है, मतलब फंक और आर। तो शेड्यूल का पहला एलिमेंट, शेड्यूल लिस्ट का पहला एलिमेंट तो ये हो जाएगा, ये टुपल हो जाएगा। अब इस टुपल में दो एलिमेंट हैं, फंक्शन का नाम इको और स्वीट। तो पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो यहाँ फंक की जगह पर इको आएगा, आर की जगह पर स्ट्रिंग आ जाएगा। फंक की जगह पर इको आया तो फंक और ब्रैकेट में आर करेंगे, तो मतलब कि इको कॉल किए और स्वीट पास किए, इको कॉल किए, इसमें स्वीट पास किए, तो प्रिंट स्वीट कर देगा, तो ये स्वीट प्रिंट कर देगा। फिर फॉर लूप चलेगा, शेड्यूल में से दूसरी बार निकालेगा, ये वाला टुपल निकालेगा, तो इको और मिल्क आएगा, ये फंक और आर की जगह पर। इको फंक हो जाएगा इको, और आर हो जाएगा मिल्क। अब यहाँ फंक कॉल हो रहा है, मतलब इको कॉल होगा, और यहाँ पर मिल्क पास होगा, तो वही इको कॉल हुआ, मिल्क पास हुआ, तो मैसेज हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा प्रिंट। अब देखिए इसको रन कराते हैं, तो ये जो है, ये देखिए स्वीट पहली बार पास हुआ, वो दूसरी बार मिल्क पास हुआ। लेकिन हम मेन चीज़ ये है कि अब फंक्शन को हम यहाँ पर जैसे लिस्ट के अंदर टुपल बनाकर दो और टुपल के अंदर नाम से स्टोर किए, और फॉर लूप के अंदर इस टुपल में से हम फंक नाम से असाइन किए इको को, और फंक को कॉल किए। ये सभी फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं।
ये एक है वही इको मैसेज कर दे रहा है, इंडायरेक्ट कॉल है। इसमें दो हैं, एक फंक का नाम है और एक आर्ग है। देखिए अब जो ये नाम पास हो रहा है, अब देखिए तो इसमें फंक जो है इनडायरेक्ट तो खुद में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, मतलब इसके अंदर ये फंक पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए फंक ब्रैकेट में आर लिखे हैं, इसका मतलब फंक एक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ हम बताए नहीं है पासिंग के टाइम, जस्ट एक नाम दिए हैं फंक, इसका नाम कुछ भी हम रख सकते थे, जैसे ABCD भी रख देते। अगर फंक की जगह पर ABCD रखते तो यहाँ पर ABCD लिखना पड़ता, और ब्रैकेट में, और ब्रैकेट ये लगा है स्मॉल ब्रैकेट, इससे जानता है कि ये फंक जो है फंक्शन है, और फिर ये फंक जो है फंक्शन है, नॉर्मल कोई वेरिएबल नहीं है। और दूसरा पैरामीटर जो आ रहा है वही इस फंक्शन में हम पास भी करना है, बस ये इसका मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पर हम इनडायरेक्ट कॉल किए, इनडायरेक्ट कॉल लिए और इको पास कर दिए। इको क्या है? इको एक फंक्शन है। तो इको की जगह पर ये पूरा फंक्शन जाएगा और आर्गुमेंट नाम की स्ट्रिंग पास होगी। अब कॉल होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इको फंक्शन पास हो रहा है और आर्गुमेंट ये स्ट्रिंग पास हो रही है। तो प्रोग्राम यहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉल होगा, फंक की जगह पर ईगो आ जाएगा और आर की जगह पर आर्गुमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ जो फंक ब्रैकेट में आर्ग मतलब इको आर्गुमेंट, मतलब इको कॉल करो और आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास करो, तो इको कॉल होगा यहाँ पर, तो वही प्रिंट हो जाएगा आर्गुमेंट। देखिए ये, तो यहाँ पर कहने का मतलब हम फंक्शन का, ये किसी फंक्शन के नाम को एज ए पैरामीटर यहाँ पर जैसे एज ए आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं, और किसी फंक्शन उसी नाम को एज ए पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में ले भी सकते हैं, और यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फंक्शन को एज ए वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं पाइथन में, इसीलिए कहा जाता है कि पाइथन के जो फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट में जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल वेरिएबल है, उससे हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टाइप का फंक्शन होता है, इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये एक डिफ मेक फंक्शन है, इसमें कोई वेरिएबल लेवल के नाम से पास हो रहा है। अब चूंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम, तो इस मेक जो फंक्शन है इनक्लोजिंग फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन इनक्लोज्ड फंक्शन ये है डिफ इको। तो इको फंक्शन को हमने इनक्लोज कर दिया एक दूसरे फंक्शन मेक के अंदर, मेक के अंदर। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनल जो इको फंक्शन है, इसके अंदर हम ये आउटर मेक जो फंक्शन है, इसमें जो लेवल पास हुआ है, जो भी पास होगा ये, इसको वो याद रखेगा, अंदर वाला इको फंक्शन याद रखेगा। कहने का मतलब देखिए, ये इको के अंदर हमने इस लेबल का यूज कर लिया। तो लेबल कहाँ से आया? जब मेक कॉल हुआ उसमें जो भी पास हुआ लेबल, उसकी जगह पर लेबल आया। तो ये इको इसको याद रखेगा कि लेबल में क्या वैल्यू है, और ये मेक फंक्शन रिटर्न कर रहा है इको को। मतलब हमने किया मेक फंक्शन के अंदर इको नाम से फंक्शन डिफाइन किया, और उसी इको को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को ही रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं। तो अब ये कैसे रन करेगा, देखिए जैसे हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इसको, ये इसमें हमने क्या किया, मेक को कॉल किया और इसमें मैंगो पास किया। मेक कॉल करेंगे, मैंगो पास करेंगे, तो यहाँ जाएगा प्रोग्राम। मेक कॉल हुआ, लेवल की जगह पर मैंगो आया। अब ये क्या किया, यहाँ पर आएगा प्रोग्राम, ये डिफाइन करेगा, ये एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है फंक्शन को, बस ये डिफाइन कर रहा है इको नाम से फंक्शन, जिसमें ये समझ रहा है कि कोई मैसेज नाम का वेरिएबल पास होगा, और क्या प्रिंट करना है, लेवल प्लस है ये मैसेज। मतलब इको में जो फंक्शन, इको में जो पैरामीटर मैसेज पास किया है, उसके पहले हमको लेवल को प्रिंट करना है। अब लेवल ही क्या है, ये इसके इनक्लोजिंग फंक्शन मेक का जो पास है। तो कहने का मतलब इको ये लेवल को याद करेगा जब भी ये इको कॉल होगा।
अब ये रिटर्न कर रहा है इको, वही फंक्शन जिसको डिफाइन किया है अभी। अब मेक कॉल हुआ, मैंगो पास हुआ, लेबल की जगह पर मैंगो आया, अब रिटर्न हुआ इको। लेकिन ये इको ने लेबल को याद रखा कि लेबल की जगह पर मैंगो यूज करना है। अब ये मेक का रिटर्न होगा फंक। अब ये फंक क्या है, यही इको है, क्योंकि फंक्शन रिटर्न हुआ है। रिटर्न हुआ है इको, मतलब वही आएगा फंक। ये इको हो जाएगा, फंक की जगह पर इको हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फंक कॉल कर रहे हैं, फंक कॉल करने का मतलब इको कॉल कर रहे हैं। अब इको कॉल कर रहे हैं, इसमें ग्रेप पास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैसेज की जगह पर आएगा ग्रेप, और प्रिंट क्या करेगा, लेबल प्लस मैसेज। मतलब अब लेबल ये याद रखा है मैंगो, मैंगो में एक स्ट्रिंग जोड़ेगा कॉलन वाली, और उसमें एक स्ट्रिंग जोड़ेगा मैसेज वाली। तो वो तो ग्रेप है, और लेबल की जगह मैंगो है, तो प्रिंट क्या करेगा, मैंगो कॉलन ग्रेप। दूसरी बार फिर इसी फंक को कॉल किया, फंक मतलब ये रिटर्न फंक्शन आ रहा है मेक का, मतलब इको आ रहा है, इको कॉल होगा, ऑरेंज पास होगा। ऑरेंज पास होगा यहाँ पर, मैसेज की जगह पर ऑरेंज जाएगा, और ये प्रिंट क्या करेगा, लेबल। लेबल ये इंटरनल इको फंक्शन लेबल को याद रखेगा, जो यहाँ पर मेक में पहले पास हुआ था। तो यहाँ पर भी लेबल की जगह पर मैंगो हो जाएगा, मैंगो कॉलन, और जो ऑरेंज पास कर रहे हैं वो रिटर्न होगा। तो देखिए इसको रन कर रहे हैं, तो मैंगो ग्रेप पहली बार, और दूसरी बार जो है मैंगो ऑरेंज प्रिंट हुआ। तो ये फीचर है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया, और आउटर फंक्शन के में जो भी पास हो रहा है उसको इंटरनल इको फंक्शन याद रखेगा, और इंटरनली ये रिटर्न फंक्शन ही रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ मेक जो कॉल होगा तो रिटर्न होगा फंक्शन, फंक की जगह पर इको आएगा, और यहाँ पर कॉल किए। तो मेन चीज़ यह है कि इंटरनल जो इको फंक्शन है, आउटर फंक्शन में जो पास हुआ पैरामीटर उसको याद रखेगा। इसका बहुत यूज़ होता है, मतलब इसको जो है पाइथन में किसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करने में, इसको डिकोरेशन कहते हैं। अ, ठीक है, तो अभी को ख़त्म करते हैं। अगली बार एनोनिमस फंक्शंस और भी हैं, मैप, रिड्यूस और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।